हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सोमा। तो कैसे हैं आप सब? अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। शुरू करते हैं आज की कहानी का भाग 12। पास होकर भी दूर। ईशानी तैयार होकर नीचे आती है और मंदिर में जाकर पूजा करती है। आज ईशानी जल्दी उठ गई थी, इसलिए अभी कोई भी पूजा करने नहीं आया था। ईशानी मंदिर से सीधा किचन में जाती है, जहां महाराज जी नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। जब वह ईशानी को रसोई में देखते हैं तो उससे पूछते हैं, महारानी क्या आपको कुछ चाहिए? उनकी बात सुन ईशानी उन्हें मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं, वह आज मेरी आंख जल्दी खुल गई तो मैं जल्दी नीचे तैयार होकर आ गई। क्या नाश्ता बनाने में मैं आपकी कोई मदद कर दूं? उसकी बात सुन महाराज जी बोले, नहीं महारानी, हम सारा नाश्ता बना लेंगे। अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए। उनकी बात सुन ईशानी उनसे कहती है, कुछ नहीं चाहिए, बस मैं घर वालों के लिए नाश्ता बनाना चाहती हूँ। ईशानी के बार बार कहने पर महाराज जी उसे नाश्ता बनाने देते हैं। ईशानी महाराज जी से पूछती है कि सबको नाश्ते में क्या पसंद है, तो महाराज जी उसे हर किसी की पसंद और नापसंद के बारे में बताते हैं। महाराज जी की मदद से ईशानी जल्दी ही सबके लिए नाश्ता बना लेती है। सारा नाश्ता बनाने के बाद महाराज जी ईशानी से कहते हैं, बहुरानी अब आप आराम से बैठ जाइए, नौकर नाश्ता टेबल पर लगा देंगे। मगर ईशानी उन्हें कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही टेबल पर नाश्ता लगा देती हूँ। दरअसल बात यह थी कि ईशानी अपने कमरे में जाना नहीं चाहती थी। सुबह के इंसिडेंट के बाद ईशानी आदित्य का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह किचन में ही रहकर आदित्य के जाने का इंतज़ार कर रही थी, मगर यह मुमकिन नहीं था। ईशानी की बात सुनकर महाराज जी फौरन बोले, नहीं बहुरानी, आपके कहने पर मैंने आपको नाश्ता बनाने दिया, यही बहुत है। अगर बड़े मालिक ने आपको नाश्ता टेबल पर लगाते देख लिया तो वह मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए अब आप आराम से बाहर बैठिए, बाकी के काम मैं और नौकर कर लेंगे। अब ईशानी कुछ नहीं कर सकती थी, वह चुपचाप किचन से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही ईशानी देखती है पूर्णिमा जी और अमृता जी किचन की तरफ ही आ रही थीं। वह उन दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। पूर्णिमा जी ईशानी से पूछती हैं, ईशानी तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? उनकी बात सुन ईशानी कहती है, मैं तो सबके लिए नाश्ता बनाने में महाराज जी की मदद कर रही थी। तभी पीछे से महाराज जी की आवाज़ आती है, बड़ी बहुरानी, छोटी बहुरानी गलत कह रही हैं, वह मेरी मदद नहीं बल्कि मैं उनकी मदद कर रहा था। सारा नाश्ता तो छोटी बहुरानी ने ही बनाया है, मैंने तो बस उन्हें सारा सामान निकाल कर दिया है। उनकी बात सुनकर अमृता जी बोली, पर उसे तो पता ही नहीं कि हमारे यहाँ सब सुबह के नाश्ते में क्या खाते हैं। इस पर महाराज जी बोले, मैंने उन्हें बता दिया था कि घर के सब लोग नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं। उनकी बात सुन पूर्णिमा जी और अमृता जी डाइनिंग टेबल की तरफ जाती हैं, जहां नौकरों ने सारा नाश्ता टेबल पर लगा दिया था। पूर्णिमा जी देखती हैं ईशानी ने गोभी के पराठे, बूंदी का रायता, आलू मटर की सब्जी और पूरी बनाई है। मीठे में मूंग दाल का हलवा और दादाजी के लिए नमकीन दलिया भी बनाया है। तभी सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। ईशानी भी आयशा के साथ वाली कुर्सी पर बैठने लगती है। तभी सैम ईशानी को रोकते हुए कहता है, भाभी आप यहाँ नहीं, वहाँ आदि भाई के साथ वाली कुर्सी पर बैठिए, और खुद आयशा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। अब ईशानी के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह चुपचाप जाकर आदित्य के साथ वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। सभी नाश्ता करने लगते हैं। सबको नाश्ता काफ़ी पसंद आता है। सैम कहता है, बड़ी माँ, आज तो महाराज जी ने बहुत टेस्टी पराठे बनाए हैं। उसकी बात सुनकर आयशा भी कहती हैं, हाँ माँ, और यह मूंग दाल का हलवा तो इतना टेस्टी है कि मेरा पेट भर गया, पर मन नहीं भर रहा। आप थोड़ा सा हलवा मेरे लिए बचा कर रख लेना, मैं कॉलेज से आकर खा लूँगी। आदित्य भी कहता है, सच में आज का नाश्ता बहुत अच्छा बना है, जी कर रहा है महाराज जी के हाथ ही चूम लूँ। तभी पूर्णिमा जी बोली, आज का नाश्ता महाराज जी ने नहीं बल्कि ईशानी ने बनाया है। यह सुनते ही सब ईशानी को देखने लगे, जो चुपचाप अपना नाश्ता कर रही थी। आदित्य, जो कि अपना नाश्ता कर रहा था, अचानक उसके हाथ रुक जाते हैं और वह भी ईशानी को देखने लगता है।
आयशा कहती है, अच्छा कल भैया भाभी के हाथ की बनी खीर नहीं खा पाए तो इसलिए आज भाभी ने पूरा नाश्ता ही बना लिया, अपने हाथों से वो भी। वाह। सैम कहता है, वैसे भैया एक काम और अच्छा हो गया, अब आपको महाराज जी के हाथ नहीं चूमने पड़ेंगे बल्कि भाभी के हाथ चूमने पड़ेंगे। यह सुनते ही ईशानी, जो चुपचाप अपना नाश्ता कर रही थी, खाना उसके गले में अटक गया और वह जोर जोर से खांसने लगी। ईशानी की ऐसी हालत देखकर आदित्य फौरन पानी का गिलास उठाता है और ईशानी को पानी पिलाने लगता है। थोड़ी देर में ईशानी नॉर्मल हो जाती है। अमृता जी सैम को डांटते हुए कहती है, इतना बड़ा हो गया है पर इतनी भी अकल नहीं कि कब कहाँ और क्या बोलना चाहिए। उसकी बात सुनकर सैम बोला, पर मैं तो मजाक कर रहा था, अब भाभी ने उसे सीरियसली ले लिया तो इसमें मैं क्या करूं। उसकी बात सुन सब अपना सर पकड़ लेते हैं। तभी रुद्र की आवाज़ आती है, चुपचाप नाश्ता करो, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो। वैसे भी ऑफिस में काम बहुत बढ़ गया है तो सोच रहा हूँ तुम्हारा कॉलेज खत्म होते ही तुम्हें भी अपने साथ ऑफिस ले जाया करूं। उसकी बात सुनकर सैम का मुंह बन गया और वह चुपचाप नाश्ता करने लगा। उसकी इस हरकत पर आयशा मुंह दबाकर हंसने लगी। पूर्णिमा जी ईशानी से पूछती हैं, ईशानी तुम भी तो कॉलेज में पढ़ती हो, क्या तुम अपनी पढ़ाई आगे करना चाहती हो। ईशानी उन्हें जवाब देते हुए बोली, कॉलेज में यह मेरा आखिरी साल है और 2 महीने बाद ही मेरे एग्ज़ाम हैं, क्या मैं अपना कॉलेज कंटिन्यू कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर दादाजी बोले, बेटा इसमें पूछने की कौन सी बात है, तुम जब तक चाहे पढ़ सकती हो और अगर कॉलेज के बाद तुम ऑफिस जाना चाहती हो तो हमारी कंपनी भी ज्वाइन कर सकती हो। उनकी बात सुनकर ईशानी खुश होते हुए बोली, दादाजी मैं कॉलेज के बाद फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। दादाजी बोले, बिल्कुल कर सकती हो। सभी अपना नाश्ता खत्म करते हैं। आदित्य जैसे ही उठकर जाने लगता है, पूर्णिमा जी उसे रोकते हुए कहती हैं, आदि कल तो तुम चले गए थे पर आज तुम कहीं नहीं जाओगे। आज तुम ईशानी को पग फेरे की रस्म के लिए दीवान हाउस लेकर जाओगे। वह ईशानी से कहती हैं, बेटा तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, आदि तुम्हें दीवान हाउस ले जाएगा। कुछ देर बाद आदित्य गाड़ी में बैठा ईशानी का इंतजार कर रहा था। तभी ईशानी दरवाजे से बाहर आती है। उसने येलो कलर की नेट की साड़ी पहन रखी थी जिसमें रेड कलर का काम था। आदित्य तो बस ईशानी को देखता ही रह जाता है। ईशानी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर आदित्य के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। आदित्य गाड़ी स्टार्ट करता है मगर कुछ सोचकर रुक जाता है। वह इशारे से ईशानी को सीट बेल्ट लगाने के लिए कहता है पर ईशानी उसका इशारा समझ ही नहीं पाती। वह पूछती है, आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब आदित्य उसे सीट बेल्ट लगाने के लिए बोलता है। ईशानी सीट बेल्ट लगा लेती है। वे दोनों दीवान हाउस पहुंचते हैं जहां दादाजी और आकाश जी आदित्य और ईशानी का वेलकम करते हैं, पर विद्या जी कहीं दिखाई नहीं देती। आदित्य आकाश जी से विद्या जी के बारे में पूछता है तो आकाश जी उसे बताते हैं कि वह बीमार है और इसलिए अपने कमरे में आराम कर रही हैं, मगर वह यह नहीं जानता था कि यह सब उनका नाटक है। वह किसी भी हाल में ईशानी को खुश नहीं देख सकती थी और जब से संजना भागी थी तब से तो वह ईशानी पर और भी ज़्यादा गुस्सा थी। उन्हें लगता था कि ईशानी ने ही संजना को शादी से भगाने में मदद की है, इसलिए आज सुबह से ही वह बीमार होने का नाटक करके अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। ईशानी कहीं ना कहीं जानती थी यह सब उसकी चाची का नाटक है, इसलिए उसने अपने चाची के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा। आकाश जी और आदित्य बैठकर आपस में बातें करने लगे। तभी ईशानी कहती है, मैं अपने कमरे में जाकर अपना ज़रूरी सामान पैक कर लेती हूँ। उसकी बात सुनकर दादाजी कहते हैं, बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, जब खाना लग जाएगा तो मैं नौकरों से कहकर तुम्हें नीचे बुला लूँगी। ईशानी वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। ईशानी जब अपने कमरे में पहुँचती है तो वह देखती है कि उसका कमरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा वह छोड़कर गई थी। कमरे की हालत देखकर लग रहा था जैसे जब से ईशानी गई है तब से कोई उस कमरे में सफाई करने भी नहीं आया। ईशानी कमरे का सारा सामान सही जगह पर रखती है और अपना ज़रूरी सामान एक बैग में रख लेती है।
अपना बैग पैक करके ईशानी बेड पर बैठ जाती है और उस कमरे को ध्यान से देखने लगती है जहां उसका बचपन बीता था, जिस कमरे में खेलते हुए वह बड़ी हुई थी। आज ईशानी को महसूस हो रहा था जैसे वह अपना सब कुछ छोड़कर जा रही हो। शादी वाले दिन तो ईशानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसका दिमाग ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। मगर आज वह महसूस कर पा रही थी कि जब एक लड़की अपना घर छोड़कर अपने ससुराल जाती है तो उसे कैसा लगता है। ईशानी बहुत देर तक अपने ख्यालों में यूं ही गुम रही, फिर अपना बैग लेकर नीचे आ गई। ईशानी को देखकर दादाजी बोले, ईशानी बेटा, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। तुम भी खाना खा लो, दामाद जी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनकी बात सुन ईशानी भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गई, सबके साथ खाना खाने लगी। थोड़ी देर बाद निरंजन जी और आकाश जी ने ईशानी और आदित्य को बहुत सारे तोहफे देकर विदा किया। आदित्य गाड़ी में बैठ गया, दूसरी तरफ ईशानी भी गाड़ी में बैठ गई, मगर अब भी वह अपने ख्यालों में गुम थी। उसे अब भी इस घर के आंगन में खेलता हुआ अपना बचपन दिख रहा था। आदित्य ने कई बार ईशानी को आवाज लगाई, मगर ईशानी तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। अचानक आदित्य ईशानी के ऊपर झुकने लगा। जैसे ही ईशानी को यह एहसास हुआ कि आदित्य उसके करीब आ रहा है, वह एकदम हड़बड़ा गई और पीछे होने लगी। ईशानी को ऐसे घबराते देख आदित्य बोला, घबराओ मत, मैं सिर्फ सीट बेल्ट लगा रहा था। मैंने तुम्हें कई बार आवाज लगाई, मगर तुमने सुना ही नहीं, इसलिए मुझे ही तुम्हारी सीट बेल्ट लगानी पड़ी। तब जाकर ईशानी को समझ में आया कि आदित्य सिर्फ सीट बेल्ट लगा रहा था। दोनों दीवान हाउस से निकल गए। रास्ते में आदित्य को रुद्र की कॉल आई। आदित्य कॉल उठाता है और स्पीकर पर डाल देता है। दूसरी तरफ से रुद्र की आवाज आती है, आदि, क्या तुम थोड़ी देर के लिए ऑफिस आ सकते हो? तुमने जो मेहता एंड कंपनी की डील फाइनल करी थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। आदित्य ईशानी की तरफ देखता है जो खिड़की से बाहर देख रही थी। आदित्य रुद्र को कुछ देर में आने का बोलकर फोन रख देता है। वह ईशानी से कहता है, क्या तुम्हें घर पर कोई ज़रूरी काम है? ईशानी मना करते हुए कहती है, ऐसा कोई ज़रूरी काम तो नहीं है। आदित्य कहता है, क्या थोड़ी देर के लिए तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगी? मुझे वहाँ कुछ ज़रूरी काम है। ईशानी आदित्य को ऑफिस चलने के लिए हाँ कर देती है। आदित्य ईशानी को लेकर सीधा अपने कैबिन में जाता है और उसे कुछ देर वहीं रुकने के लिए कहकर रुद्र के कैबिन की तरफ चला जाता है। ईशानी वहाँ बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए वह सोचती है कि वह आदित्य का ऑफिस ही देख ले। ईशानी ऑफिस में यहाँ वहाँ घूम रही थी, तभी वह किसी से टकरा जाती है। वह लड़की ईशानी पर जोर से चिल्लाती है, अंधी हो क्या, दिखता नहीं है? ईशानी उसे सॉरी बोलती है, मगर उस लड़की का गुस्सा अब भी शांत नहीं होता। वह ईशानी से कहती है, यू इडियट, आंखें होते हुए भी दिख नहीं रहा है, और तुम हो कौन? इस ऑफिस में क्या कर रही हो? ईशानी कहती है, वह मैं ऑफिस देख रही थी। वह ईशानी को घूरते हुए कहती है, बेवकूफ़ हो क्या, यह कोई घूमने की जगह है जो तुम ऑफिस देख रही थी? अरे घूमना ही है तो किसी पार्क में जाओ। यह प्रताप इंडस्ट्रीज का ऑफिस है, यहाँ कोई भी यूं उठाए अंदर नहीं आ सकता। और तुम, वैसे तुम अंदर कैसे आई? वह जोर जोर से चिल्लाकर सिक्योरिटी को बुलाने लगी। अब क्या करेगी ईशानी? क्या वह सबको बता देगी कि वह आदित्य की पत्नी है, या फिर देगी उस लड़की को मुंह तोड़ जवाब? जानने के लिए पढ़िए इसका अगला भाग। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरी कहानी का यह भाग? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।